Good morning, children. So, today we will start a new chapter. Chapter number 2. Basically, we are in 5th lecture. In lecture number 1, 2, 3, 4, we have studied about Europeans coming to India and establishing their rule. All these things I have explained to you. Today we are supposed to start a new chapter. That is called chapter number 2. Achha, what is the title of the chapter? First World War and Russian Revolution. Right? Page number 10. We are on page number 10. First World War and Russian Revolution. Now see children. Basically, we have 2 topics, introduction and colonialism in Asia and Africa. Now let us study about introduction. Why World War II took place? Now it is said World War I started in 1940. बराबर? World War I started in 1940. तो ऐसा तो नहीं था कि अचानक 1914 का साल आया, वो समय आया और यूरोप के सारे कंट्रीज ने ऐसा मान लिया कि चलो बहुत शांति से बैठ लिया, अब वॉर करते हैं और वॉर शुरू हो गया। ऐसा तो नहीं था ना, कभी ऐसा होता है? भले मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों लोग, कि भले वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ था, लेकिन उसकी नींव, उसका फाउंडेशन रखा गया था 17th सेंचुरी। याद करो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में समझाया था कि जहां जहां ब्रिटेन और फ्रांस गए थे वहां दोनों लड़ते थे। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो पहली बार उनको परमिशन नहीं मिली थी। ये बात सही है ना? उनको परमिशन नहीं मिली थी। तो ये परमिशन किसने रुकवाई थी? बोलते हैं पोर्चुगीज ने रुकवाई थी। बराबर है? पोर्चुगीज लोग ने ये परमिशन रुकवाई थी। तो 13 साल के बाद वापस ब्रिटिश को परमिशन मिली और वो लोग आके क्या किया सबको मालूम है। ठीक उसी तरह ब्रिटिश की तरफ फ्रेंच भी आए, इधर डच भी आए, थोड़े समय के लिए स्पेनिश लोग भी आए थे, नेदरलैंड भी आया, कई लोगों ने इधर आने का प्रयास किया और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग एशिया में अपनी कॉलोनीज बनाने लगे। शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी। अगर हिंदुस्तान में यूनिफिकेशन होता, छोटे बड़े राजा महाराजा अंदर नहीं लड़ते और वो लोग अपनी कॉलोनीज नहीं बनाते, अगर अपनी कॉलोनीज बनाने में वो लोग कामयाब नहीं होते, पोर्चुगीज है या फ्रेंच है या ब्रिटिश है, कोई भी है, तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। क्योंकि इधर का माहौल वो लोग स्टडी करके एक बार जब शेर को मुंह लग जाता है, फिर वो आदमखोर बन जाता है। आपको मालूम है ना, जब शेर कोई इंसान का शिकार करता है, कोई मानस का शिकार करता है, तो जब इंसान का खून उसके मुंह लग जाता है तो वो किसी प्राणी का शिकार नहीं करेगा, वो इंसान को ही ढूंढेगा और वो आदमखोर बन जाता है। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान की रीति बाती देख के इंडिया में उन लोगों ने कॉलोनीज
एस्टैब्लिश करना शुरू किया, बाद में कॉलोनीज का एक्सपांशन हुआ। शुरुआत ब्रिटिश से हुई, तो ब्रिटिश का देख के फ्रेंच लोग का मन ललचाया, फ्रेंच का देख के डच का मन ललचाया, डच का देख के पोर्चुगीज का मन ललचाया, और सारे लोग, सारे यूरोपियन नेशंस 17वीं सेंचुरी की एंड तक इतने ग्रीडी हो गए थे, इतने लालची हो गए थे, क्योंकि तब तक वो उन्होंने पूरी दुनिया ढूंढ निकाली थी। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं था वो लोग नहीं पहुंचे थे। अमेरिका की शोध हुई, साउथ अमेरिका पहुंच गए थे, ऑस्ट्रेलिया ढूंढ लिया था, कई सारे बड़े छोटे बड़े आइलैंड्स ढूंढ लिए थे, अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश की थी, अपना रुतबा एस्टैब्लिश किया था, अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी। एशिया के कई सारे देश में वो लोग पहुंच गए थे हिंदुस्तान के बाद। तो जहां जहां वो लोग गए वहां एक ही काम हुआ, लूटपाट। इतनी इन लोगों की ग्रीड बढ़ गई थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अंदरूनी वॉर्स, ग्रीड, लालच, और आपको मालूम है बच्चों, जब ज्यादा ग्रीड बढ़ जाती है तब इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है, बराबर है? तब उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो ऐसा ही हुआ था हिंदुस्तान में, जब उन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट किया, फिर वो लोग पूरे एशिया पे नजर रखने लगे कि कौन से अदर कंट्रीज में हम जा सकते हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा हुआ। फिर 18वीं सेंचुरी में जब अफ्रीका का कोस्ट लाइन ढूंढा गया था, लेकिन इंटीरियर अफ्रीका किसी ने नहीं देखा था। अफ्रीका वॉज अ अनडॉटेड कॉन्टिनेंट। लोकल एब्रोजिन्स, निग्रोज जिसे हम बोलते हैं, उन लोग की बस्ती, कबीला सिस्टम वो था सब। एंड अफ्रीका वॉज अ नेचुरल जू। और बेशुमार दौलत, नेचुरल वेल्थ कुदरत ने अफ्रीका को दी थी, और अभी भी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय चलता गया, वो लोग अफ्रीका के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। They started to explore internal part of Africa. And first such type of exploration, reaching from west to east, the credit goes to Dr. David Livingstone. He was the first person to explore interior part of Africa. बराबर है? अफ्रीका का ज्योग्राफी मालूम पड़ा, अफ्रीका को कुदरत ने कितना लखलूट खींच खजाना दिया था वो मालूम पड़ा। फिर सब डेटा निकला, फिर मालूम पड़ा कि अफ्रीका का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस वक्त 17वीं सेंचुरी में जब कॉलोनिज्म हुआ था, छोटे बड़े कई देश गुलाम होने लगे थे एशिया के, तो उधर से यूरोपियन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मुफ्त के भाव में, सस्ते दाम में रॉ मटेरियल्स दे जाते थे, बराबर है? और इसकी वजह से दिन रात यूरोप में प्रोडक्शन शुरू हुआ। पहले तो छोटे बड़े कारखाने थे, छोटे छोटे, लेकिन जब रॉ मटेरियल मिला इतनी बड़ी तादाद में, फिनिश गुड्स का मार्केट मिला, और यूरोप में मैंने बच्चों लोग आपको बताया रिनेसेंस शुरू हुआ था, न्यू थिंकिंग शुरू हुआ था, साइंस डेवलप होने लगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगा। तो इस सब की बदौलत उसका परिणाम क्या आया? दैट टुक अ प्लेस कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जो काम पहले इंसान करते थे, राइट, मैन्युअली जो काम होता था घर पे बैठ के, वो काम अब मशीन ने शुरू कर दिया। योर स्टडी
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जब ढूंढा गया तो वो स्टीम इंजन ट्रांसपोर्टेशन में भी चलता था, ट्रेन में। वो स्टीम इंजन कॉटन मिल्स में चलता था, डाई, विविंग, स्पिनिंग सब में, क्योंकि एशिया में से भारी मात्रा में वो लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और बड़े बड़े कारखाने लगाए थे। कई साइंटिफिक लोगों ने रिसर्च कर करके मानस की जगह मशीन को दे दी थी। आज से 200 साल पहले जो काम मानस करता था वही काम आज मशीन करने लगे थे। प्रोडक्शन बढ़ा, दिन रात कारखाने शुरू करे, इतना प्रोडक्शन होता था कि पूरा साल शिपिंग रूट बिजी रहता था। रॉ मटेरियल के जहाज ईस्ट में से वेस्ट में जाते थे और फिनिश गुड्स के जहाज वेस्ट में से ईस्ट में आते थे। एंड इन दिस ट्रांजैक्शन these European peoples, चाहे वो फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, पोर्चुगीज हो, स्पेनिश हो, कोई भी, क्योंकि पूरी दुनिया में उन लोगों ने कॉलोनीज लगा रखी थी, पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा था। अपनी अपनी कॉलोनीज में ये लोग माल बेचते थे और उसमें से भरपूर प्रॉफिट कमाते थे। जैसा जैसा काम बढ़ा उसके साथ ग्रीड भी बढ़ी। फ्रेंच को लगा कि हम ब्रिटिश से आगे निकल जाना चाहते हैं, ब्रिटिश को लगा कि हम पोर्चुगीज को तोड़ देना चाहते हैं, पोर्चुगीज को लगा कि स्पेन हमारा कॉम्पिटिटर है, किसी भी हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। तो ठीक ये जो ग्रीड थी, ये जो लालच बढ़ी, उसका कोई अंत नहीं था। और बात करें अफ्रीका की, तो जब अफ्रीका के इंटरनल पार्ट आहिस्ता आहिस्ता ढूंढने लगे, तब ये जो यूरोपियन नेशंस थे वो सारे देश अफ्रीका में पहुंच गए, क्योंकि उन लोगों ने तब तक एशिया, इंडिया है, चाइना है, कैसा सब में सब आपको समझाऊंगा डिटेल में, सबको गुलाम बना रखा। पहले हम अफ्रीका की बात करते हैं। सबको गुलाम बना रखा था। अभी नजर टिकी थी अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अमेरिका इन लोग के कंट्रोल में आ गया था, नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट आजाद हो चुका था, राइट। अफ्रीका पे इन लोग की नजर टिकी थी और अफ्रीका को भगवान ने खूब दिया था, लखलूट, नेचुरल वेल्थ जिसे बोलते हैं। तो इसके बदौलत क्या हुआ, कई सारे यूरोपियन नेशंस, मान लो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगीज है, इंग्लैंड है, पूरे अफ्रीका में फैल गए और जिसको जिधर का हिस्सा मिला उधर से वो लोग लूटपाट करने लगे, जंगल काटने लगे, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करने लगे, नेचुरल वेल्थ बेशुमार लूटने लगे अपनी ग्रीड के लिए। अंत कहाँ था वो मालूम नहीं था। ठीक ऐसी तरह जैसे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, ठीक ऐसी तरह इंग्लैंड, एशिया का दूसरा बड़ा कंट्री चाइना था, उसको चाइना पहुंचा। चाइना के जो ईस्टर्न साइड के जो पोर्ट्स थे, चाइनीज अथॉरिटी, उस वक्त चाइना में मोनार्की थी, तो चाइना में 19वीं सेंचुरी में वो लोग जब पहुंचे तो ठीक हमारी तरह ही हुआ था, ट्रेडिंग की बात हुई थी पहले। तो चाइनीज एम्परर ने ब्रिटिश ट्रेडर्स को परमिशन दी, बराबर है, ब्रिटिश ट्रेडर्स को परमिशन दी, कोई बात नहीं आप ट्रेड करो, क्योंकि अगर ट्रेड होता है तो हमारे देश को भी फायदा होता है, टैक्स की कम होती है,
और वेस्टर्न लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना रहता है। थोड़े समय तक ये चला, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इस पोर्ट का, जो पोर्ट्स दिए गए थे, वो पोर्ट्स का दुरुपयोग करने लगे। ट्रेड की आड़ में वो लोग ओपियम ला कर बेचने लगे। बाहर से ओपियम आता था, वो लोग ट्रांसफर करते थे और इधर का ओपियम उधर जाता था। इंडिया में ओपियम की खेती बाड़ी होती थी, इंडिया से चाइना जाता था, चाइना से यूएस जाता था, जिसको आप ओपियम बोलते हैं, अफीम। जब चाइनीज अथॉरिटीज को ये मालूम पड़ा, तो जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया कि सिराज उदालों की परमिशन के बिना ब्रिटिश ने कलकत्ता में कोठीज खड़ी कर दी थी, ठीक उसी तरह ट्रेड की आड़ में ये लोग ओपियम ट्रेड शुरू किया, ओपियम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया। जब राजा को मालूम पड़ा, एम्परर को मालूम पड़ा, अथॉरिटीज को, तो उसने लालच बताई कि भैया आप क्या कर रहे हो, हमने आपको इधर ट्रेडिंग परमिशन दी है, लीगल धंधा करने की परमिशन दी है, बराबर है, आपको इलीगल काम करने की परमिशन हमने नहीं दी है। राइट? बात तो तुम्हें में तक चली, और यूरोपियंस वैसे भी पावरफुल थे, चाइना उस वक्त अच्छा था। तो सॉरी कहने की बजाय ब्रिटेन ने चाइना पे वॉर डिक्लेयर किया कि आप हमको ट्रेड के लिए मना कर कैसे कर सकते हो, हम ट्रेड की आड़ में जो भी करें, लीगल काम करें, इलीगल काम करें, आप कुछ बोलना ही नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम जो करते हैं वो सही है। और बात तनातनी तक पहुंच गई, वॉर हुआ। दिस वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1839 to 1843, 3 साल तक ये वॉर चला। And as you know, British was superior than Chinese, so Chinese were defeated, and as a part of treaty, समाधान, Britain was forced to open 5 more ports. जो पहले के जो पोर्ट्स थे वो तो चले गए, वो ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, चाइना के हाथ में नहीं चला, और उसके बदले उसके बाद भी एज अ पार्ट ऑफ वॉर ट्रीटी समाधान 5 पोर्ट्स और ओपन। चाइना यूरोप में एक्सपोज हो गया, वीक हो गया, तो ये एक्सपोजर का फायदा लेके, ये वीकनेस का फायदा लेके कई सारे यूरोप के नेशंस में मुंह में पानी आ गया कि अगर ब्रिटेन ऐसा कर सकता है तो भैया हम क्यों नहीं। सारे लोग कूद पड़े, ब्रिटेन के बाद फ्रांस आया, पोर्चुगीज आया, स्पेन आया, सबने चाइना पर प्रेशराइज किया, हमको भी धंधा करने का परमिशन दो भाई, ऊपर ग्रुप। और चाइनीज एम्परर लाचार हुआ, एक के बाद एक 9 कंट्रीज चाइना में घुस गए थे। हम तो सद्भागी है कि हमारे इधर तो ब्रिटेन ही था, फ्रेंच हो, डच हो, पोर्चुगल हो, तो सब चले गए थे, आपने पढ़ा है, तो हमने तो ब्रिटेन की गुलामी की। लेकिन चाइना में तो 9 कंट्रीज यूरोप के घुस गए, और जिसको जो चाहे वैसा बर्ताव शुरू किया, बराबर, जैसा बर्ताव शुरू किया, और चाइना को वाइल्ड डॉग्स की तरह फाड़ दिया। आप नेशनल ज्योग्राफी बच्चे लोग देखते हो ना, डेडलीस्ट अफ्रीका नामक सीरियल आती है, आप देखना कभी, उसमें कभी वो पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स की हंटिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं, राइट? वो ग्रुप में ही रहते हैं, 25-30 के ग्रुप में,
और शिकार ढूंढते हैं और वो शिकार का ऐसा पीछा करते हैं, एक के बाद एक मैराथन रिले के तरह भागते हैं और शिकार को इतना वो दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, शिकार थक जाता है और सरेंडर हो जाता है और फिर ये लोग टूट पड़ते हैं शिकार का। 2 मिनट में तो इतना बड़ा शिकार होता है तो भी साफ कर देते हैं, फाड़ डालते हैं, जिसके मुंह में जितना हिस्सा आया वो चला गया। इसीलिए तो ऐसी स्ट्रेटेजी को कुत्ते की स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कभी कभार आप ये देखना, ये कोई समझाते समझाते याद आ गया आपको बताया, तो यही स्ट्रेटेजी वाइल्ड डॉग्स जैसी स्ट्रेटेजी यूरोपियंस ने चाइना में रखी। जो भी चाइना का हिस्सा आया, अभी पोर्ट वाला हिस्सा भी नहीं, अंदरूनी हिस्सा भी था, जो भी हिस्सा आया वो लोग ले गए, बराबर, चाइना को खैदान मैदान कर दिया। फिर जाके एशिया तो बन गया, फिर मिडिल ईस्ट की बारी आई। 20th सेंचुरी के नजदीक हम पहुंच गए। अभी इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा करके सेकेंड फेज में आ गया था। पूरी दुनिया में व्यापार की बोलबाला थी। पहले जो इंडस्ट्रियल मशीन्स थे वो स्टीम पे चलते थे, कोल से चलते थे। नाउ देयर वाज अ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस, चेंजेस। Now even bigger machines were invented, and now steam and coal power was not sufficient, so they were in need of alternative power. And at that time, almost oil was discovered. तो ऑयल सब्स्टिट्यूट बन गया था, मिनरल ऑयल। किसका? कोल का। अभी मिडिल ईस्ट में बात करते हैं, तब मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं था, बिल्कुल बंजर, गल्फ कंट्री जिसे बोलते हैं ना, बंजर जमीन थी। तो उधर वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट में जब मालूम पड़ा, ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, लीबिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये जो कंट्रीज है, कि भाई इधर तो बहुत सारा मिनरल ऑयल है। तो जब ये मालूम पड़ा रिसर्च के बाद, तो ये जो यूरोपियन नेशन थे, अभी तो रशिया भी उसके साथ जुड़ गया था, अमेरिका भी उसके साथ जुड़ गया था। सबसे पहले इंग्लैंड ने इराक को मदद की। कोई भी बंदा ऐसे ही मदद थोड़ी करता है, उसके बदले में इराक के पास से इंग्लैंड ने कितना कुछ ले लिया होगा। ऑयल के कॉपीराइट्स ले लिए थे, बराबर है कि आपका जितना ऑयल निकले हम ले लेंगे, इसके बदले में आपको रेलवे की सुविधा दे दें, पोर्ट डेवलपमेंट की सुविधा दे दें, मतलब 1 रुपये का देना और 100 रुपये का ले लेना, ऐसी स्ट्रेटेजी बनी। इंग्लैंड की मदद के बाद अमेरिका की नीयत फिसली, अमेरिका की नीयत के बाद रशिया की नीयत फिसली, उसके बाद जर्मनी की लालच हुई और सारे लोग कुत्ते की तरह मिडिल ईस्ट में आ गए। किसी ने इराक को मदद की, किसी ने ईरान को मदद की, किसी ने सऊदी को मदद की, किसी ने ये किसको मदद की, ये मदद नहीं थी, ये मतलब था। और मिडिल ईस्ट में अपना शिकंजा कस लिया था। मिडिल ईस्ट में जो ऑयल निकलता था उस पर अपनी मोहर लगा दी थी अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में तो उन्होंने खतरनाक लूटपाट शुरू की और यूरोपियंस ने अपना हिस्सा ले लिया, अपने अपने हिस्से बना लिए, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। इटली के बाद में कुछ आया, जर्मनी के बाद में कुछ आया, लेकिन सबसे बढ़िया हिस्सा इंग्लैंड के बाद में आया था, साउथ अफ्रीका। क्योंकि पूरे अफ्रीका में नेचुरल वेल्थ तो थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में ज्यादा था। क्यों? कि इंग्लैंड ने जो साउथ अफ्रीका का प्रोविंस जीता था उस वक्त का, नाटाल, ट्रांसवाल
ऑरेंज फ्री स्टेट, ये सब एरिया जो है, जो आज साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, उसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड निकलते थे। गोल्ड और डायमंड की माइनिंग शुरू की और बेशुमार तरीके से ये लोग डायमंड और गोल्ड निकालने लगे। आज भी बच्चों लोग आप देखो, अफ्रीका में से जब डायमंड निकलना शुरू हुआ तो आज भी डायमंड की सबसे बड़ी कंपनी डी बियर्स है, बराबर है। आज भी डायमंड ट्रेडिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? डी बियर्स। शायद आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप ढूंढ लेना। डी बियर्स नामक जो कंपनी थी वो एस्टैब्लिश की, वो ब्रिटिश की कंपनी, और खाना खाना खोदने लगे, राइट। तो एशिया, तो ये मैंने आपको पूरा हिस्सा सुनाया कि एशिया को कैसे गुलाम बनाया, अफ्रीका को कैसे गुलाम बनाया, कैसे कैसे लालच बढ़ती गई। लालच का आप मानते हो कि हमेशा फल बुराई होता है, और यही बुराई की वजह से अंदरों अंदर लड़ाइयाँ शुरू हुई, और ये लड़ाई जाके वर्ल्ड वॉर 1 तक पहुंची। तो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन ये लेसन के जरिए समझाया, राइट। सो लेट अस स्टार्ट पेज नंबर 10, द यिनिंग, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। Shall I start my topic, children? Okay? The union of the Western European countries for the expansion of the empire and acquire new territories इतना ग्रीड हो गया था कि पूरी दुनिया को वो लोग गुलाम बनाना चाहते थे। इतनी गुलामी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, बेशुमार लालच। और बच्चे लोग आप जानते हो लालच का कोई अंत नहीं होता है। इतने लालची हो गए थे ये लोग कि किसी की ये लोग परवाह नहीं करते थे, किसी की कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई किसी की तरह की परवाह नहीं थी। बस मेरा फायदा कितना होना चाहिए, मेरा क्या। ठीक ऐसी लालच में इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया कि जो मानव जात कभी नहीं करती। है समझ में? Acquiring new territories resulted in the country going in Africa and Asia. हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के बाद एशिया के सारे कंट्रीज को, चाहे वो चाइना हो, सिंगापुर है, फिलीपींस है, कोरिया तक पहुंच गए थे, राइट। मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, ये सारी जो एशियन कंट्रीज एक समय आजाद थी, सब सोने की चिड़िया वाला जो माहौल था व्यापार धंधे में, बिजनेस में, और सब कुछ खत्म हो गया था, गुलामी की जंजीर में आ गया था यूरोपियंस। Thus, they established their colonies and expanded their rule. Right? Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. लूटपाट की रेस लगी थी यूरोप में। इसका मतलब ये होता है, see once again going through that line, consequently there arose a competition between European nations to establish colonies. लूटपाट की लाइन लगी थी, कौन ज्यादा लूटपाट कर सकता है। लुटेरे बन गए थे यूरोपियंस,
कोई बात की सीमा नहीं थी। This greed of colonizing among the Western European nation caused the economic, social and cultural ruin in Africa and Asian countries. इतनी तबाही मचा रखी थी इन लोगों ने एशिया और अफ्रीका में कि जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली तो बर्बाद हो ही चुके थे, सोशली और कल्चरली ये सारी देश को खत्म किया, देश की संस्कृति को नुकसान किया, देश की नेचुरल वेल्थ को नुकसान किया, देश की सभ्यता को नुकसान किया, अपनी लालच के लिए, अपनी ग्रीड के लिए। अपनी ग्रीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपका जो भी हो, आप मरो जिंदा रहो, कुछ मतलब नहीं है, मेरा फायदा होना चाहिए बस। आई केयर फॉर माई सेल्फ। और इसी वजह से ये सब होने लगा, राइट? The greed of colonizing among the Western European nation caused social, cultural and ruin of Asian and African countries. As a result of world politics, First World War and Bolshevik Revolution took place. Bolshevik Revolution दूसरा हिस्सा है, वो भी आपको डीप में समझाऊंगा। हाँ बेटा, Western Europeans and colonialism in Africa and Asia. The Western Europeans countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. वो तो जाहिर है। Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. जब एशिया और अफ्रीका को गुलाम बना लिया, फिर यूरोप के अंदरूनी हिस्से में आग ये फैली। यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, उसको बड़ी बड़ी कंट्रीज निगलने लगी। ये लालच कहां जाके समाप्त होने वाली थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था, राइट? अंडरलाइन करो, स्पेन टू कंट्रोल ओवर नेदरलैंड। नेदरलैंड छोटा देश है, स्पेन ने जीत लिया। बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, स्पेन ने 3 देश को अपने काबू में कर लिया। पहले नेदरलैंड जीता, फिर बेल्जियम जीता और फिर बाद में लग्जमबर्ग वो जीत लिया। Later on, some of these provinces were captured by France. पहले ये प्रोविंसेस स्पेन ने जीत ली, सही बात है, और उसके बाद स्पेन के हाथों से फ्रांस ने इसमें से कुछ जीत लिया। अभी तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ बच्चों, कि पहले इन लोगों ने स्पेन की गुलामी की, अभी फ्रांस की गुलामी करनी थी। है समझ में? When the Portuguese king died without a heir means child, male child, उसका कोई वारिस नहीं था, पोर्चुगीज का राजा मर गया। Portugal came under the rule of Spanish king because of blood relation. स्पेन के राजा और पोर्चुगीज के राजा में ब्लड रिलेशन था। पोर्चुगीज का राजा मर गया तो पोर्चुगीज का पूरा शासन, मतलब पूरा पोर्चुगीज अब स्पेन के कंट्रोल में आ गया। स्पेन एक्सपांड हो गया, पहले 3 देश जीते थे, अभी पोर्चुगीज मिला, अपना देश था, बड़ा एम्पायर बना। तो ये लालच देख के जर्मनी को लालच हुई, ये लालच देख के फ्रांस को लालच हुई, इंग्लैंड को लालच हुई, उन लोगों ने भी एक्सपांशन शुरू किया। So, for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. 6 decades तक स्पेन ने ये राज किया, 5-5, 6-6 देश को गुलाम बना के। तो उसका देख के कोई दूसरा ऐसा करेगा क्या? Similarly, Italy and Germany
German state became the victim of greed of France and Austria. Right? इटली और जर्मन उस वक्त इतने पावरफुल नहीं थे, उस पर किसने नजर डाली थी? फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने। जर्मनी पे ऑस्ट्रिया ने नजर डाली थी और इटली पे फ्रांस ने नजर डाली थी। तो यही जाके सब वर्ल्ड वॉर वन में वो चेस की गेम आती है ना, चेस जिसमें हम प्यादा एडजस्ट करते हैं सब, बराबर है, ठीक ऐसी तरह प्यादों की तरह वो सेट हो जाएगा। Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. When the European powers were tightening the grip over Asia and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many colonies in Africa and Asia. छोटे बड़े यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज कौन थे? तो स्पेन था, इंग्लैंड था, फ्रांस था। तो इन लोगों ने जो एक्सपांशन शुरू किया था, तो उसके नक्शे कदम पे चलते चलते यूरोप के कई सारे जो फ्री हुए जो छोटे कंट्रीज थे, उन लोगों ने ये शुरू किया कि अगर इंग्लैंड कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर फ्रांस कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ठीक वैसी तरह उन लोगों ने छोटी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू की। कई लड़ाइयाँ अंदरूनी थी, कई लड़ाइयाँ एक्सपांशन के लिए थी, और पूरा माहौल तितर बितर कर दिया। और जैसे कि कोई कायदा कानून कुछ यूरोप में है नहीं, बराबर है, कुछ यूरोप में है ही नहीं, ठीक वैसी तरह ये सब होना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन। अभी आज आगे हम एशिया और अफ्रीका की बात करेंगे, बराबर है। सो इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक, राइट? Question number 1. Why there was expansion of colonies by Europeans. Why there was expansion of colonies by Europeans? Question number 2. Write in brief about expansion activities ACTI activities followed by Spain in Europe. तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, छोटे छोटे हैं। Why there was
expansion of colonies by Europeans. जो पूरी कथा मैंने आपको सुना है, ग्रीड, लालच, ये मटेरियल में आंसर नहीं दिया गया है, आपको बनाना है टेक्स्ट बुक में से, मैंने जो समझाया है उसमें से। हाँ, सो डोंट रिंग, फोन करने की जरूरत नहीं है, सर ये आंसर कहाँ है, ये आंसर आपको बनाना है। बात सुन लो, ये मैंने जो समझा है 1 घंटे, उसके ऊपर से हमने क्वेश्चन बनाया है। आया समझ में? तो ढूंढने से नहीं मिलेगा आंसर, सर आपके दिमाग को कसना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट एक्सपेंशन एक्टिविटीज फॉलोड बाय स्पेन इन यूरोप। तो ये 2 छोटे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जो शुरू किया, टाइटल क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये पहला जो लेक्चर था वो आज हम पूरा करते हैं। दूसरे लेक्चर में एशिया और अफ्रीका के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड start to work properly, children. Okay? See you in next lecture. Till then, goodbye. Take care.